चलिए ध्यान से सुनिए। अब हम लोग कल पढ़ रहे थे परिसंचरण है ना, या परिवहन। परिवहन मतलब क्या? किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान ढोना, ढोकर ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज को पहुंचा देना, क्या कहलाता है? परिवहन ना। परिवहन मतलब क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान किसी चीज को ढोकर पहुंचाना। परिवहन का काम ब्लड करता है। ब्लड ऑक्सीजन को पहुंचाता है इधर से उधर, और कार्बन डाइऑक्साइड को, और साथ के साथ बहुत सारे पदार्थ को भी, खनिज, लवण ना, इन सब को भी, और प्रोटीन को, इन सब को पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड। समझ गए? तो ये ब्लड के विषय में आपको ये बता दिए थे। आपको ये भी बताए थे परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज विलियम हार्वे नामक विद्वान ने 1628 ईस्वी में किया था। ये प्रश्न पूछता है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे नामक विद्वान ने 1628 में। और कैसे कैसे इसमें होता है ये भी आपको बता दिए थे ना। परिसंचरण तंत्र क्या क्या माने? परिसंचरण तंत्र, तंत्र इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें कई चीजें शामिल होती हैं। अब यहाँ आप पढ़ रहे थे रक्त के घटक, उसके बाद आपने पढ़ा था निकाय ना, खुला तंत्र, बंद तंत्र ना। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का, तीन प्रकार मुख्य रूप से दो होता है, और तीन आपने देख लिया था। खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, और मिश्रित, मिक्स्ड। खुला वाला जो था उसमें कंकाल कहाँ था? बाहर, और बंद वाले में कंकाल अंदर। खुला वाले में माने कहाँ बह रहा था? नसों में नहीं, जबकि बंद वाला नस में। ये आपने देखा था। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे रक्त के घटक। ठीक, इसी को देखना है अब आज। रक्त के घटक, रक्त के घटक, रक्त के घटक दिख रहा है यहाँ? ठीक, ऊपर है कि नीचे? रक्त के घटक, रक्त के दो घटक हैं। कितने? एक को देखो हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, और एक को हम लोग कहते हैं रक्त कणिकाएं। हाँ, रक्त कणिका या रुधिर कणिका, बस रुधिराणु, बस, या रुधिर कणिकाएं, या रुधिर, अरे गधा तुम लोग तो रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। अभी आप लोग पढ़ लो, यही चीजें बाद में, जो आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो ना, यही चीजें पढ़ाया जाएगा बाद में। फिर बेवकूफ की तरह पढ़ोगे, नहीं तो कंपटीशन वाला देखना, सब पूरा मिलता रहेगा। क्या मतलब है? बाद में पढ़ो ना। तो रुधिराणु, और पहला ये होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक, ये प्लाज्मा आपने देखा होगा जब ब्लड की जांच की जाती है, रक्त के जांच में आपने देखा होगा इस तरीके का ट्यूब लेते हैं। इस ट्यूब में यहाँ ऊपर की तरफ जो जम जाता है, ये पीले रंग का, ये येलो कलर का, किस कलर का? येलो, YELLOW, येलो कलर का जो दिखता है वही होता है क्या? प्लाज्मा। ये सेंट्रीफ्यूगेशन जब करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब मशीन में डाल के उसको घुमा देना ना। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। मशीन में डाल के जब उसको घुमाएंगे तो तीन भागों में ब्लड बट जाता है। नीचे की तरफ इतना दूर तक रहेगा, कौन सा? ये रेड, नीचे RBC यानी रेड रहेगा, लाल कलर का, बीच में व्हाइट कलर का रहेगा। कैसा? व्हाइट, WBC। ठीक, और ऊपर की तरफ वही जमता है जो, वही कहलाता है क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा ऊपर वाला ही है। प्लाज्मा ऊपर जमा हुआ आपको खूब अच्छे से दिख जाएगा, येलो कलर का, येल्विश कलर ना, येलो कलर का आपको दिखेगा। आप देखना जब भी ब्लड की जांच कराओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ये प्लाज्मा 55% होता है। कितना परसेंट? 55%। और ये 45%। रक्त कणिकाएं होती हैं 45, यानी ज्यादातर कौन होता है? प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा जो है, इस प्लाज्मा के में 10%, देखो ये इसमें 10% ही मेन काम होता है, और बाकी सब 10% मेन होता है, और बाकी सब जल है, H2O है। 90% क्या है? जल। और बाकी ये इसमें बहुत कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक, और जिसमें सबसे ज्यादा इस 10% में अकेले 9% होता है प्रोटीन। अकेले कितना परसेंट? 9% अकेले होता है। कौन? 10% में से 9% होता है प्रोटीन ही।
समझ गए। तो प्लाज्मा को आपने देख लिया, प्लाज्मा का कलर किस रंग का होता है ना। ये ब्लड का जो होता है निर्जीव पार्ट होता है। देखो वहां दिया होगा निर्जीव पार्ट है ब्लड की, उसमें दिया होगा कि यह रुधिर का निर्जीव भाग है। यह रुधिर का निर्जीव भाग, रुधिर का निर्जीव भाग, रुधिर का कैसा भाग, निर्जीव। समझ गए, यह रुधिर का कैसा भाग होता है, निर्जीव भाग होता है। ठीक, याद करके रखिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है कि यह रुधिर का कैसा भाग होता है, निर्जीव। दूसरा, यह और किसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये आपके घाव को भरता है। अब घाव को भरने का, घाव को भरना, घाव को भरना ना, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हो, इसको प्लाज्मा तो है, ये है थ्रोम्बोसाइट्स ना। आप अभी देखेंगे घाव को कैसे भरेगा, ये जब हम लोग पढ़ेंगे रक्त का थक्का ना, कैसे बनना, रक्त स्कंदन बाहर जब कट कर प्रोथ्रम्बिन, थ्रम्बिन से कैसे कैसे क्रिया करके 3 चरणों में कंप्लीट होगा, तो पूरा कैसे बनाएगा रक्त का थक्का, एक पूरा टॉपिक ही है ना। 10-15 मिनट का भी हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे कि रक्त का थक्का कैसे बनेगा, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन कैसे बना लेगा ना, वहां हम लोग अच्छे समझ लेंगे। तो आप जानते रहिए कि यह क्या करता है, घाव को भरने का कार्य करता है। तीसरा काम यही इसका काम क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, रोग से लड़ने का भी काम करता है, बहुत ज्यादा नहीं। रोग से लड़ने का काम WBC करेगा। कौन करेगा, WBC, लेकिन घाव को भरने का काम यही। और दूसरा बात, आपके शरीर को के तापमान को नियंत्रित करना, टेम्परेचर को नियंत्रित करना, तापमान को क्या करना, तापमान को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, तापमान को नियंत्रित करना। अब आप बताओ, जो पूछ रहे हैं यह कितना % होता है प्लाज्मा, 55% होता है। रक्त कणिकाएं 45। अभी हम लोग केवल टारगेट किए हैं किसको, प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा में, ये प्लाज्मा जब आप ब्लड की जांच कराओगे तो प्लाज्मा कहाँ तैरने लगता है, ऊपर। प्लाज्मा कहाँ तैरने लगता है, ऊपर। और इसमें देखिए ये रुधिर का निर्जीव भाग होता है, रुधिर कणिका का निर्जीव भाग। ये घाव को भरने का काम, आपके शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का भी काम करता है। जैसे लगातार अगर ब्लड चलता रहे तो आपका शरीर का जो तापमान है एकदम बना रहेगा। जब आदमी की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसका शरीर क्या हो जाता है, ठंडा। क्यों, क्योंकि तापमान को नियंत्रित करने का काम यही, ब्लड चारों ओर दौड़ रहा था। आप सोचो ऐसे अपने हाथ को रगड़ते रहो तो हाथ क्या रहेगा, गर्म। लेकिन अगर बंद कर दोगे तब, तो इसका मतलब जो ब्लड निकलता है पूरे नसों में क्या उत्पन्न करता है, घर्षण, और जिस वजह से आपके तापमान क्या बने रहते हैं, नियंत्रित रहते हैं। तो यानी प्लाज्मा होता है जो तापमान को नियंत्रित भी करता है। अब देखिए प्लाज्मा में 90%, इस 45% प्लाज्मा है और उसमें 90% जल होता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, जैसे ग्लूकोज हो गया ना, बहुत सारा चीज हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, ग्लूकोज हो गया। साल्ट आपने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा, जब आप पसीना निकलता है तो आप कभी ऐसे यहाँ से चूना चालू हो, कभी काम करते रहो ना। और लड़कियां भी, आप लोग भी, लड़कियां अगर रोटी बनाती होंगी तो कभी यहाँ से चूते हुए यहाँ आ गया, चख लिए तो नमकीन कलर का आता है ना। अरे भैया ऐसा लग रहा है जैसे पूरे विदेश से आ गए हो ना, ऐसे जीवन भर बैठे हो। एकदम रियलिटी बता रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। जैसे आप ही साइकिल दूर तक चला दो तो माने पसीना आके यहाँ टच हो जाता है तो आप देखते हैं साल्ट की तरह लगता है, नमकीन। यानी इसी में भरा है कौन, जल में ही साल्ट है। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है प्लाज्मा में, प्रोटीन। और ये प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है। 5 प्रकार का प्रोटीन महत्वपूर्ण है। एल्ब्यूमिन सबसे पहला प्रोटीन, देखो लिखा होगा एल्ब्यूमिन, वहां जहां लिखा होगा प्रोटीन वहां पहला है एल्ब्यूमिन, दिख ही नहीं रहा होगा आप लोगों को। रुक जाओ, एल्ब्यूमिन, देखो सही लिख रहे हैं एल्ब्यूमिन, ठीक, ये हाँ। अबे रुक जाओ, इसको देखो 5 होगा, 5 के विषय में आपको समझना है। एल्ब्यूमिन का काम क्या है, ये 2 काम करता है। ये ग्लूकोज और चीजों को माने और सब जितने भी चीज हैं या उनको हार्मोन और अन्य चीजों को ढोने का काम, हार्मोन प्लस
हार्मोन और भी चीजों को कैरी करता है, कैरियर होता है। देखिए हार्मोन आप जानते होंगे, हार्मोन कहाँ बहता है? नसों में। तो इसका मतलब इस हार्मोन को ढोकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला कौन है? ब्लड। और ब्लड का कौन सा पार्ट? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में भी कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन। तो ये पहले पांचों के नाम आप लिख लो, तब आप क्लियर हो जाएंगे। दूसरे का नाम है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन। अरे ठीक है, अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं, हिंदी में दिक्कत है ना। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन ना। दूसरा है ग्लोब्यूलिन, तीसरा है प्रोथ्रोम्बिन, चौथा है फाइब्रिनोजन। हाँ रहने दो, नोजन। और अगला है हिपैरिन, पांचवा। ये हिपैरिन। ठीक। तो ये पांचों के पांचों जो हैं ये कहाँ होते हैं? ये क्या हैं? प्रोटीन है। देखो 9% आपको बता दिए कि प्लाज्मा कितना परसेंट है? 55। और उसमें से ये प्लाज्मा जो होता है 90% उसमें जल होता है, और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। और उसमें भी 10% में 9% अकेले प्रोटीन। अकेले क्या होता है? प्रोटीन। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये खूब पूछता है। एल्ब्यूमिन को क्या कहते हैं? हार्मोन कैरियर कहते हैं। यानी हार्मोन को और अन्य पदार्थों को भी, जो आप लोगों ने विटामिन खाया, फैट खाया है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। जैसे जिस हिसाब का आदमी का कार्य रहेगा उसी हिसाब से उसको एनर्जी चाहिए। जो आदमी हाथ से ज्यादा, जैसे फरसा चलाने वाला काम करेगा, तो उसको ज्यादा जरूरत कहाँ है? विटामिन फैट वसा की, हाथों में। क्योंकि यहाँ जो आदमी बोलता ज्यादा रहेगा, जीभ और मुंह को ज्यादा जरूरत है ऊर्जा की, तो यहाँ ऊर्जा प्रदान करेगा। जो आदमी धावक रहेगा उसके पैरों को ज्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा। तो ये ले जाने का काम कौन करता है? एल्ब्यूमिन। कौन ले जाएगा? एल्ब्यूमिन। दूसरा, अब ये ग्लोब्यूलिन के विषय में ज्यादा नहीं जानना, आपको प्रोथ्रम्बिन के विषय में और फाइब्रिनोजन के विषय में जानना है। ये दोनों प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन, इसके साथ प्लाज्मा के साथ जब आपको कहीं कटेगा, जैसे आपको कहीं कट गया नस, और आपका नस कटने के बाद ब्लड निकलना चालू हुआ, तो ब्लड जब निकलना चालू होता है तो ये क्या करता है? ये संरचना बना लेगा। कैसे संरचना, स्कंदन कैसे होगा? अभी इतना जानते रहो कि कटने के बाद ये क्या करते हैं? जालीनुमा संरचना, दोनों मिल करके जालीनुमा। दोनों कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे, कौन कौन चरण होगा? जब हम लोग पढ़ेंगे रक्त का स्कंदन तो वहां देखेंगे। अभी इतना जानते रहो कि ब्लड माने अगर कहीं कट गया तो ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं? वहां रक्त का थक्का बना देते हैं। ये क्या करने का काम करते हैं? रक्त का थक्का। ध्यान से समझना, ये रक्त का थक्का कब बनाएंगे? बाहर। ये नहीं कि पता चला अंदर ही बना दे तो आदमी की क्या हो जाएगी? मौत। ये तब बनाते हैं जब इनमें क्या लगता है? हवा। ये रक्त का थक्का तब बनाते हैं जब इनमें हवा टच हो जाए। क्या? हवा ना। हाँ देखो, ये जब तक, देखो दूसरा, ये नसों के अंदर रक्त को जमने नहीं देता। हिपैरिन क्या करता है? नस के अंदर नस के अंदर ये क्या नहीं होने देगा? रक्त को नहीं जमने देगा। नस के अंदर रक्त को नहीं जमने देना, रक्त को न जमने देना। अब बताओ, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना। अब इसके विषय में आपको समझ, जैसे आप लोग देखते हैं हिपैरिन तब मर जाता है जब इसमें क्या लग जाए? हवा। जैसे ही हवा लगा ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और जैसे ही मरा वहां रक्त क्या हो जाएगा? जम जाएगा। रक्त कब जम जाता है? जब हिपैरिन में क्या लग जाता है? हवा। हिपैरिन को अगर हवा लगा तो ऐसी स्थिति में रक्त क्या हो जाएगा? जम जाएगा। आप देखते होंगे जब डॉक्टर सुई लगाता है तो सबसे पहले थोड़ा सा दवा क्या करता है? बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि जब वो खींच रहा था ऑक्सीजन ना, तो उसमें से क्या आ गया था? ऑक्सीजन, हवा भी। आप देखो कभी सुई से खींचो बाहर, दवा खींचो तो उसमें क्या घुस जाएगा? हवा भी घुस जाएगा। तो डॉक्टर पहले 1-2 बूंद क्या करता है? बाहर गिरा देता है, उसके बाद आपको इंजेक्ट करता है।
जैसे हवा अंदर न घुसे। और अगर हवा घुस गया तो ऐसी स्थिति में कभी कभी हवा घुस भी जाता है न, डॉक्टर जागरूक नहीं है तो ऐसी स्थिति में जल्दी जल्दी है तो जल्दी जल्दी में हवा खींचा और खींच करके आपको क्या कर दिया, लगा दिया। और जब लगा देगा तो आपके अंदर किसमें हवा लग गया, क्योंकि जब वो खींच रहा था तो उसमें हवा भी गया और हवा खींच करके आपके शरीर में माने ब्लड में लगा दिया। और जैसे ही ब्लड में हवा लगा कौन मर गया, हिपैरिन जैसे ही मरेगा आपको क्या हो जाएगा, आपकी नसों में ब्लड जम जाएगा। तो वो कहे भैया अब ना कहबा कि इधर डॉक्टर साहब ही फूल जाएगा गुल्ला निकल जाए, तो कहे कि ऐसा करे फिटकिरी पानी ले लो नमक भेल और दर्रत रहा जब तक ना, तो क्या करोगे आप, दर्रो ऐसे, तब जाके यही गलती है किसकी, डॉक्टर की। ये ज्यादातर टीका को छोड़ करके जो मांसपेशियों में लगता है उसके लिए नहीं हम कह रहे हैं। 2 प्रकार का होता है, इंट्रावेन और इंट्रा मसल्स, नसे माने जो सुई होता है, इंजेक्शन हाँ इंजेक्शन जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं IM और एक को कहते हैं IV। IM मतलब इंट्रा मसल्स, ये जितने भी आप लोग देखते होंगे जितना टीका लगता है, टीका ना, ये सब का सब लगता है इंट्रा मसल्स में। कोरोना का टीका नशे में लगा रहा कि वे मन हाँ, अब कहो तो उसे पानी चढ़वावे जाता है तो पानी चढ़ाए लेते डॉक्टर, तो कहता है कर निकाल दे, अथवा इसको क्या कहते हो हाँ नोजल, हाँ नोजल कहते हो, कहते नोजल निकाल दे, तो नोजल निकालता नहीं, कहता राय दे तुम्हें लगातार 5 दिन 5 सुई लगे, 5 सुई लगे तो निकालत नहीं। फिर जब जाता तो ढक्कनवा खोल देता और ढक्कनवा खोल के फिर वहीं चोक देता। काहे बिना वो कौन वाला रहा, इंट्रावेन। वेन माने कहाँ लगना, नस में लगना। और वेन अशुद्ध रक्त ले जाता है, ये अशुद्ध, और ले जाके कहाँ पहुंचा देगा, हार्ट में। हार्ट फिर सब जगह अपना पहुंचाता रहेगा, फिर इसको लीवर ले लेगा और लीवर आधा दवा को निष्क्रिय कर देगा और आधा ही दवा पूरे शरीर में पहुंचाएगा। ये तो पढ़ा दिए हैं। अब ये वेन वाला वेन में लगेगा। और IM यानी इंट्रा मसल, एक आया मत करो तुम लोग, क्या रबर चला रहे हो यहाँ, हम देखे नहीं, हम आंधे हैं। अब कई बार कह दिए हैं बदतमीजी करोगे ना तो निकाल देंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं तुम लोगों को। अभी पूछ लो कुछ तो आएगा नहीं, एक अक्षर। IM मतलब इंट्रा मसल्स, इंट्रा मसल माने जहां आपके कहाँ लगा जाए, मांसपेशी। जैसे कोरोना का टीका आपने देखा होगा कहीं नस में नहीं लग रहा था, और लगातार जो टीका उका होगा वो कहाँ लगता है, मांस में। क्योंकि टीका का काम ही होता है बाहर से आने वाली, जो बाहरी आघात आने वाला है, आ गया तब नहीं, ये नहीं कोरोना आ गया तब टीका नहीं लगेगा, आने से पहले ना, किसी रोग को आने से पहले दिया जाता है तो उसी को कहते हैं टीका। रोग आया नहीं है, पोलियो का टीका लगता है। पोलियो आया रहता है, पोलियो नहीं आया रहता, तो आपके लिम्फ लसिका में पोलियो हो जाता है। लसिका जब हम पढ़ेंगे तो कहाँ कहाँ कैसे होता है वो सब देखेंगे। तो यानी टीका का काम क्या होता है, बाहरी माने जो आने वाला रोग है, जो कभी भविष्य में आएगा, उससे पहले ही सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या लगाया जाता है, टीका ना। जैसे पोलियो हो गया, कोरोना हो गया, ये कोरोना आपको हुआ नहीं था, उसके पहले ही लग गया था ना। रेबीज है, बहुत सारा है ना, जैसे आप हाथी पांव है, इन सब का टीका पहले ही लग जाता है। आप देखते होंगे छोटा बच्चा पैदा हुआ तो 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में वो लगता है, और यहाँ लग जाता है तो कभी कभी यहाँ सूजन हो जाता है और फूल के ना फोड़ा भी बन जाता है, देखे होंगे आप ना। तो ये लगता है क्या है सब टीका। तो टीका कहाँ लगता है, IM में। इंट्रा मसल्स, मसल्स माने मांसपेशी, और इंट्रावेन, वेन माने नस, ठीक। तो वेन वाले में हम लोग जो भी बुखार हुआ, आम चीजें हुई, तो वो कहाँ लगता है, वेन में, जल्दी से आपको राहत दे। ये वेन में जब लगेगा ना तुरंत काम करेगा। और पता चला कोरोना का टीका तुरंत लगा देते तो, क्योंकि कोरोना को डाला ही गया था। कोरोना जो था, कोरोना को जो टीका था, ध्यान से सुनो, ये कोई और चीज नहीं था बल्कि वायरस ही डाला गया था आपके शरीर में ना। वायरस डाला गया था उसको कमजोर करके। जब कमजोर करके डाला जाएगा ना, अभी WBC आप पढ़ोगे तो WBC का काम होता है डिटेक्ट करना, किसी चीज को ये पता करना कि कौन शरीर में कोई दूसरा चीज तो नहीं आ गया। अगर आ गया तो उसको मारने का काम कौन कर देता है, WBC मार को उसको समाप्त कर देगा ना। तो कोरोना जब आया तो कोरोना का जैसे निष्क्रिय रूप डाल दिए, बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं। तो जब आपके शरीर में डाले तो शरीर एक्टिव हो गया, माने आपकी मौत नहीं होगी। अब शरीर में डाला तो शरीर का WBC मारना चालू किया। अब वो पहचान लिया कि अगर इस टाइप का कोई चीज आएगा तो हमको यही चीज बना के मारना है।
और अगर नहीं लगा होता तो आपका शरीर पहले से, जैसे कोई चीज आप जानते हो, जैसे ये जानते हो कि ये रास्ता यहाँ से यहीं जाएगा, तो आप क्या करोगे? आराम से चले जाओगे। लेकिन पता चला कभी आपने रास्ता नहीं देखा हो तो कई बार आप फोन करके पूछोगे बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, किधर करना है ना। लेकिन अगर आप वही रास्ते पे गए हो तब कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत मार लोगे। तो ऐसे ही कोरोना वाला जब कमजोर वाला डाल दिया गया और कमजोर को मार दिया कौन? WBC। तो अब इससे थोड़ा भारी भी आएगा तब भी मारने का काम कर लेगा कि नहीं? तो बस यही काम किया गया। कोरोना कुछ नहीं था, कोरोना का जो इंजेक्शन लगा था उसमें कोरोना ही डाला गया था, लेकिन कोरोना का कमजोर वेरिएंट डाला गया था, कमजोर वाला। अब कमजोर को जब मार लिया शरीर, तो शरीर जान गया कि अगर इस टाइप का कोई चीज आएगा तो इससे बड़े को भी मार देंगे। जैसे आप लोग पहले क ख पढ़े थे, क ख के बाद कमल लिखना सीख लिए, कमल के बाद फिर पढ़ना सीख लिए, तो वैसे इसको भी शरीर मारना छोटका वाले क के मार ले, अब कमलों के मार ले, अब ओकरे बादों वाले के मार ले। तो यानी एक्टिव हो गया कि नहीं? ये बना लिया, क्या बना लिया? इम्यून सिस्टम बना लिया। अब उससे वैसा टाइप का कोई भी आएगा सबको क्या कर देगा? मार। तो यही काम किया जाता है किसमें? टीका। क्लियर? टीका वाला सिस्टम सही है ना। और वेन तो जानते हो, अगर पता चला इसको किसमें दे देते? नस में। और सोचो वायरस ही आपके डायरेक्ट नस में, और डायरेक्ट तुरंत का तुरंत अगर कोई चीज डाल दो आप, जैसे तुरंत ही हम आए हो, तू खड़ा है भोग देगा से, तो आप कुछ बचने के लिए कुछ कर पाओगे? लेकिन अगर ये पता रहे कि हम भोकई आवत है तो दफ्थी सफ्थी कुछ ले रहब, रोक लेब, और अगर हम एक बैग आगे भोग दे तब कुछ न कह पाऊबा। तो बस यही है, इसमें लगाने का मतलब डायरेक्ट इंजेक्ट कर देना। और डायरेक्ट करना यानी डायरेक्ट आपके शरीर को रक्षा देना। तो जैसे डायरेक्ट वाला कोई है, जैसे आपको डायरेक्ट एनर्जी की आवश्यकता है, डायरेक्ट कुछ करना है, तो क्या लगाओगे? कहाँ? जैसे आप लोग देखते होंगे मलेरिया का तुरंत सुई लगावत है। क्यों? क्योंकि स्प्लीन जो है ना उसको गड़बड़ कर दिया। यही स्प्लीन हम लोग पढ़ेंगे प्लीहा। प्लीहा कहाँ होता है, कैसे होता है, तो देखेंगे तो समझेंगे। ठीक, उसे कब क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। RBC का कब्रिस्तान ना स्प्लीन को, तो वहां देख लेंगे। ये समझ में आया कि यानी प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन ये तब काम करेगा जब ये बाहर कट जाएगा। और कौन मर जाएगा? जब तक हिपैरिन जिंदा है नए नहीं काम करें ने। डान जिंदा है, डान जब तक जिंदा है तब तक छोटे वाले डान कुछ नहीं कर पाएंगे। ये दोनों छोटे डान हैं ना, और ये मेन डॉन है। मेन डॉन जब तक जिंदा है छोटे डॉन कुछ नहीं कर सकते। जब तक मोदी जी हैं तब तक मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते। ये मोदी जी हैं, और मोदी जी केवल एक्टिव हैं कहाँ? अंदर शरीर के। मोदी जी की हवा लगा गड़बड़ा जाए, समझ गए? तो ऐसे समझो आप, जैसे इसको अगर हवा लग गया, बाहर आया, तब इन्हें मजा ले का हो, अंदर खूब उछड़त रहा। अब बतावा ना, अब बतावा। तो ये अब ये इन्हें सोचा थी कतौ कटाई तब तुम्हें बताई, जहाँ कटा तहाँ एका हो जाही, बेचारू मर जाही। ये जैसे ही कटा, घाव लगा, हवा लगा, ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अब मरा तो जैसे ही मरा दोनों क्या हो जाएंगे? ये एक्टिव हो जाएंगे। कब तक एक्टिव बेचारे नहीं थे? जब तक इनमें हवा, जब तक ये जो है तब तक, जब तक इसके पास दम है तब तक ये नहीं कुछ कर पाएंगे। यानी जब तक ये मरेगा कब? जब हवा लगेगा। हवा इसमें जब तक नहीं लगेगा, यानी आपके शरीर के अंदर हवा लगने वाला नहीं, तो इसका मतलब ये बचा रहेगा। तब तक नस में कोई ब्लड जमेगा नहीं। यानी इसमें हवा लगेगा तभी नस के अंदर ब्लड जमेगा। यानी नसों के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता? हिपैरिन की वजह से। और जैसे ही हिपैरिन को हवा लगा तो ये मर जाएगा हिपैरिन, और ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे, ब्लड को जमा देंगे। और ब्लड को जमाएंगे कब? बाहर। और अच्छा ही किए, अगर हिपैरिन रहा होता और ये मर जाता, तो अगर जमाने वाले कोई नहीं होते तो आपका ब्लड क्या होता? निकलता रहता। ये होता भी है ना। महारानी विक्टोरिया को शाही रोग कहते हो, शाही रोग ना। वहाँ शाही रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पूरे परिवार में ये बीमारी हो गई थी। पूरे परिवार में, उनके जितने भी परिवार थे उनके हीमोफीलिया कहते हैं। इस रोग को रक्त का थक्का न बनना क्या कहलाता? हीमो। जब रक्त का थक्का नहीं बनता तो उसे कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं। कौन सा रोग? रॉयल डिजीज। रॉयल क्यों कहते हैं? ध्यान से सुनो। रॉयल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो महारानी विक्टोरिया थी उनको ये बीमारी हुआ था। और आनुवांशिक बीमारी, आनुवांशिक माने हमेशा चलता रहेगा ना। जैसे किसी के घर पे कोई टकला है, किसी के पिता टकले हैं, तो पक्का उसका वो भी क्या होगा? टकला।
ना धीरे धीरे ये हो सकता है कोई जीन परिवर्तन हो जाए। जब जीन हम लोग पढ़ेंगे, हो सकता है कभी जीन में परिवर्तन हो, बच जाए, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और वहां देखेंगे क्यों पॉसिबिलिटी है, कितना पॉसिबिलिटी है, ठीक। हाँ, लेकिन ये ज्यादातर आप देखने को मिलेगा, अगर कोई किसी के पिता टकले हैं तो लड़का क्या हो जाता है, टकला। तो इसी तरीके से महारानी विक्टोरिया को हीमोफीलिया था, और हीमोफीलिया उनके परिवार में सभी लोगों को धीरे 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 करके क्या कर लिया, ग्रसित। और जब उनको कटता था ना, तो रक्त का थक्का बनता ही नहीं था, यानी जैसे कट गया तो खून निकलता रहेगा, और खून अगर निकलता रहेगा तो आदमी की क्या हो जाएगी, मौत। तो ये इसीलिए कहा गया कि उनके परिवार में वो लोग क्या थे, शाही लोग, शाही माने अमीर लोग, तो इसीलिए इसको कहा गया शाही रोग या रॉयल डिजीज। तो रक्त का थक्का कब नहीं बनता, जब हीमोफीलिया हो जाता है, ठीक। तब ये दोनों काम नहीं कर पाते, न तो प्रोथ्रम्बिन करता है और न ही फाइब्रिनोजन, ये दोनों काम नहीं कर। कब काम नहीं करेंगे, अब समझ में आया। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन क्या करता है, जब कट जाता है तो रक्त का थक्का बनाने का काम फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन करते हैं, और नसों के अंदर ब्लड को न जमने देने का काम हिपैरिन करता है। हिपैरिन तब मर जाता है जब इसको क्या लग जाए, हवा लग जाए। क्या लग जाए, हवा। डॉक्टर कभी कभी डॉक्टर की गलती से नस में लगाता है तो आपको दर्द क्यों होता है, क्योंकि वो अब देखते भी होंगे चुआता है, हर डॉक्टर अब सीख गया है, इतना नहीं है। आप जिसको बेवकूफ समझते हो ना, वो ज्यादा काम करता है। जिस डॉक्टर को आप बेवकूफ समझते हो, MBBS और MS जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर थे, ये सब लुटेरे थे। देखो जितने भी बड़े डॉक्टर थे, एक नंबर के लुटेरे थे। कोरोना में सब अपना दुकान बंद कर दिए थे बेचारे, यही झोला छाप न होते ना, कितने लोग मर जाते। आप जिसको बेवकूफ समझते हो, गांव गांव टहल के यही सबका जीवन बचाए हैं। और बड़े लोग, बड़े डॉक्टर थे, उनका दुकान चल रहा था, बंद कर दिए। अपने यहाँ तो अपने इधर वाले तो औरों लुटेरा हैं ना। महाराष्ट्र के अगर डॉक्टर हैं तो आपको बता, अगर आपके उनसे ठीक होने लायक रहोगे तो दवा देंगे, नहीं कहेंगे आप इस वाले मरीज को दिखाइए, इस वाले डॉक्टर को। और यहाँ के जाहिर कौनो डॉक्टर, हड्डी डॉक्टर हैं, तू बुखारे के ले जावा, कहीं लियावा दे दे, ये समझ लो। एक दो खुराक माने लूट लेंगे। तो सही है, ये रियलिटी है। आप जाके तो देखो, कभी हॉस्पिटल में जाओगे तब पता चलेगा, चमड़ी उधेल नहीं, गरीब रह जाए अमीर रहे, कोई मतलब नहीं उनसे। ऐसा माना बांध दे पेड़े में और छोला बांस ले रहा है, मार के एकदम खलरा न खोल ले, समझ गया। हाँ एकदम, ये लोग अपना केवल घर बना रहे हैं, जान लो। अभी अभी आपको ऑपरेशन नॉर्मल डिलीवरी होने वाला रहेगा ना, जाके आप चले जाओ, पहले से जौन जौन दवाई दे दी, नॉर्मल कभी नहीं होगा, जाए देख लो। तो ये सब डॉक्टर की कमी है, पहले कैसे होता था ना, तो जान लो ये सब बहुत कुछ है ना। रिलैक्सिन हार्मोन ही बंद कर देंगे, एक रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, ऐसा दवा चलाएंगे रिलैक्सिन ही बंद हो जाएगा, रिलैक्सिन हार्मोन। अच्छा बताओ, अगर ये होता प्रकृति बदली होती तो जानवरों को भी ऑपरेशन होता है कि नहीं। तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब डॉक्टर कुछ न कुछ खेल कर रहा है, और पहले से ही आप दिखाना चालू कर रहे हो। तो जान लो डॉक्टर एक नंबर के इस समय बेकार हैं। अब हम बोल रहे हैं, पता चला हमको कोई देख लिया तो कहेगा इसका इलाज मत करो, इसको पहले लूट लो ना। चलो देखो, इसको उतार लो, फिर आगे बता। ठीक, शांत रहो, अनपढ़ नहीं है वो। देखो एल्ब्यूमिन किसको किसको ढोएगा, अब हो गया बस। अब आप समझ लीजिए, इतना इसके विषय में कंप्लीट था। प्लाज्मा के विषय में प्लाज्मा कंप्लीट हुआ। हम लोग इधर अब चलेंगे, एक बार फिर से देख लो आप। प्लाज्मा ये 55% भाग होता है। यह दवा, जब आप क्या करते हो, जब आप ब्लड का टेस्ट कराते हो, ब्लड की जांच कराते हो, तो प्लाज्मा जस्ट कहाँ चला आता है, ऊपर। और प्लाज्मा ऊपर आता है, नीचे लाल रक्त कणिकाएं, बीच में WBC और ऊपर प्लाज्मा किस कलर का दिखता है, येलो। इसमें से अगर फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाए, कौन सा प्रोटीन, यहाँ देखो फाइब्रिनोजन है, अगर यही प्रोटीन निकाल लिया जाए तो ये बन जाता है सीरम। अगर प्लाज्मा में से क्या निकाल लिया जाए, प्लाज्मा में से क्या निकाल लें, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लें, फाइब्रिनोजन निकाल लें तो क्या बन जाता है, निकाल लें तो बन जाता है ये सीरम। और बीमारियों में किसकी जांच की जाती है, इही के जांच करके बतावत ही, तोहरे ई बीमारी बा, तोहरे ई बा, टाइफाइड बा, ए बा, हाउ बा, जितना सब पता चलता है कैसे, सीरम। यानी बीमारियों के जांच में किसको देखा जाता है, सीरम को।
बस अब समझ गए ना बीमारी में किसका जांच किया जाता है। जब आप ब्लड देंगे तो एक ट्यूब में रखते हैं, ट्यूब को घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से गुजारते हैं, और जब सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से गुजारेंगे तो ऐसी स्थिति में ये तीनों रक्त कणिकाएं, ये लाल रक्त कणिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और लाल व्हाइट ब्लड यहीं जमा हो जाता है, और ये वाला 3 कणिकाएं ये हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और ये ऊपर की तरफ कौन जम जाता है, प्लाज्मा, और प्लाज्मा का फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाता है मशीन के द्वारा, वो सिस्टम है, तो वहां से जो बचता है वही कहलाता है सीरम, और उसी का जांच करके हम बीमारियों का पता लगाते हैं। ठीक, उसी का जांच करके हम किसका पता लगाएंगे, बीमारी का। रुधिर का निर्जीव भाग होता है ये, प्लाज्मा रुधिर का कैसा भाग है, निर्जीव भाग है। इसमें 90% जल होता है, 10% कार्बनिक और अकार्बनिक, जिसमें 10% में 9% अकेले प्रोटीन, और इसमें 5 प्रोटीन महत्वपूर्ण है। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या करता है, हार्मोन, विटामिन, हार्मोन को, विटामिन को, इन सब को क्या करता है, परिवहन यानी ढोने का काम करता है। ये कहाँ निर्माण होता है, तो लीवर में। इसका निर्माण कहाँ होता है, लीवर, यकृत में इसका निर्माण होता है। दूसरा ग्लोब्यूलिन, यह प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करता है। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा माने किसी चीज से लड़ने का काम। आप देखते हैं जब आपको कभी कटता है तो कटने के तुरंत बाद, छीलने के तुरंत बाद वहां पानी निकल जाता है। पानी वो जो निकलता है ना, बाहर वाले कीटाणुओं से लड़ने का काम करता है। बाहर के कीटाणुओं से क्या करता है, आप देखते होंगे जो मेवाद बनता है, आप उसको खराब समझते हैं, वो प्रोटीन है। जो मेवाद बन जाता है ना, वो एक प्रकार का क्या, बहुत बेहतरीन प्रोटीन है। उससे अच्छा प्रोटीन होता ही नहीं कुछ, जो मेवाद बन जाता है ना। लेकिन क्या करोगे, वो आपके शरीर की रक्षा के लिए बना है, वो प्रोटीन है, समझ गए। तो हाँ, अब बाहर निकल गया है तो माने बाहरी और कीटाणुओं को आघात से बचाने का काम करता है। तो ग्लोब्यूलिन क्या करता है, यह प्रतिरक्षा प्रदान, लिखना हो तो लिख लो, ग्लोब्यूलिन यह प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसका निर्माण भी लीवर में होता है। तीसरा, प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन, यह रक्त का थक्का बनाने में कार्य सहायक होते हैं। जब हमें कहीं कट जाता है, कटने पर रक्त का थक्का बनाने का कार्य फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन करते हैं। और हिपैरिन नसों में ब्लड को जमने से रोकने का कार्य करता है, जब तक इसमें हवा न लग जाए। ठीक, ये कंप्लीट था आपका प्लाज्मा। अब हम लोगों को पढ़ना है रुधिराणु या रक्त कणिकाएं या रुधिर कणिकाएं। उतार लिए हो तो मिटा दें, और नहीं तो फिर बताएं। उतार लिए हो सब, ठीक। इसको लिखना हो तो लिख लो दोनों। ये एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ये दोनों लीवर में निर्माण होता है इनका। इसका निर्माण करता है लीवर। इसका काम होता है हार्मोन, विटामिन को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, और इसका काम होता है बाहरी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, और इसका भी निर्माण लीवर में होता है। ठीक, पांचों के पांचों ये इम्पोर्टेंट हैं। ये क्या है, पांचों प्रोटीन है। ये कहाँ निर्माण होता है, प्लाज्मा में। ठीक, अब प्लाज्मा के विषय में सब कुछ क्लियर हो गया कि ये तापमान को नियंत्रित करेगा, घाव को भरने का काम करेगा, रुधिर का निर्जीव भाग होता है ना। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाए तो बन जाता है सीरम। एक हाँ, लीवर में था हाँ? कौन ये, हाँ लीवर बनाएगा और बना के कहाँ भेज देगा। अभी हम लोग प्लीहा पढ़ेंगे, स्प्लीन, तो कैसे कैसे वो सबको रखता है, और जब ब्लड की कमी होती है तो कैसे भेजता है, वो सेल के बीच के आकार का होता है, कहाँ होता है, सब देखेंगे हम। ठीक, अभी रहने दो, अभी जब जहाँ आएगा टॉपिक वहाँ बता देंगे। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। ठीक, दूसरा भाग हमको पढ़ना है क्या, रक्त कणिकाएं या रुधिराणु। तो आप पहला भाग अब बताओगे, पूछें? हाँ, चलो बताना। बताओ प्लाज्मा किस कलर का होता है, तुम बताओ राजवीर। येलो, येलो माने पीला कलर। आप प्लाज्मा का काम क्या है, काम यह क्या करता है, क्या करता है, या इसका काम क्या है, ताप को नियंत्रित करना, ताप को, घाव को भरना, घाव को। इसमें कितने प्रोटीन पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 5। कौन कौन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन ना, प्रोथ्रम्बिन, फाइब्रिनोजन और हिपैरिन। एल्ब्यूमिन का क्या काम है, हार्मोन और विटामिन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। एक कहाँ बनता है, लीवर में। कहाँ बनता है, लीवर
चर्बी। इसके बाद ग्लोब्यूलिन कहाँ बनता है? यह क्या प्रदान करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? उसके बाद प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन का काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना। कहाँ? शरीर के बाहर। शरीर के किसका रक्त का थक्का नहीं बन रहा था? रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया। उनको कौन सी बीमारी थी? हीमोफीलिया। कौन सी बीमारी? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या नहीं जमता? रक्त का थक्का। इसे और किस नाम से जानते हैं? शाही रोग। किस नाम से? रॉयल डिजीज। रॉयल माने अच्छे लोग, रॉयल डिजीज। तो रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। हिपैरिन का काम क्या है? हिपैरिन का काम क्या है? रक्त का थक्का बनने से रोकना। कहाँ? नसों में। कहाँ? अगर नस में जम गया तो दिक्कत हो जाएगा, तो नसों में रक्त का थक्का जमने से बचाने का काम यही का हिपैरिन। हिपैरिन को कभी कभी डॉक्टर मार देता है। सुई में क्या ले लेगा? सुई में खींचते समय जब ऑक्सीजन ले जाएगा और उसका निकालेगा नहीं। आपने देखा होगा ऐसे सुई भरत और थोड़ा सा क्या करते हैं, निकाल के तब लगाते हैं आपको। अगर नहीं लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना। अब कभी कभी सांप काट लेता है, सांप आपने देखा होगा, तो उसको सुई को काट करके उस पर रख करके खींच लेते हैं। जब खींच लेते हैं तो वहीं जम जाता है। जैसे आपको कहीं सांप काटा लिया, ऐसे मान लो यहीं है, यहीं हाथ में यहीं काट लिया, तो आप करो क्या? जो सिरेंज है, सिरेंज को ऊपर मुंह के जहाँ मुंह है उसको मुंह को काट दो, और काट करके जैसे ये सिरेंज मान लो ये है, ये सिरेंज है इस तरीके का है, यहाँ मुख निकला है और यहाँ ठेपी लगा है, ये ऐसे करके ना, ये खींचने वाला। अगर हम इसको ही काट दें और जहाँ आपके काटा है जिस जगह पे उस पे रख दो और रख करके थोड़ा सा टच कर दो पत्ती उत्ती से, यहाँ थोड़ा सा और फट जाए, उसके बाद उस पे रख करके पूरा ताकत लगा के खींच लो। प्रेशर से जब खींचोगे तो ये क्या निकलेगा? बाहर निकल आएगा। ये कौन? ये जहर थोड़ा सा बाहर, और हवा भी थोड़ा मार देना, तो हवा लगने से यहाँ क्या हो जाएगा? जम जाए। तो माने चांस रहेगा तब भी आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि नहीं जाओगे, जाना पड़ेगा, लेकिन ठीक रहता है। या फिर इधर बांध देते हैं, कभी कभी देखते हो, बांधना नहीं चाहिए ज्यादातर ना। बांध देने पे ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है ना। और इधर वाला जैसे आप करो क्या, चीड़ा लगा दो तब बांध दो ना, वैसे मत बांधो, पहले थोड़ा सा काट दो पत्ती से। पहली बात तो सांप काटे डायरेक्ट आप हॉस्पिटल में भागो, 1 घंटे के अंदर पहुंचो हॉस्पिटल कैसे भी, ठीक। ये हाँ, अगला देखो। हाँ, झाड़ फूक कुछ नहीं सही है। झाड़ फूक डेढ़ा काटा तो वो ठीक होता है। डेढ़ा जाना जो पनिया में रहता, माठा पी ले तब वो ठीक हो जाए, हल्दी माठा। तो डेढ़ा काटे रहता तो झाड़ फूक करते सही हो जाता है। कोबरा काटा तब कहे झाड़ फूक करे, वो नहीं न करेंगे, भागी लेके अपना जे झाड़ा था ना, अगर ओके कोबरा काट लेना तो भागे अपना ही, समझ गया। हाँ, दूसरी बात, अगर सांप काट ले तो कोबरा भी, अगर आप जानते भी हो ये क्या काट लिया है, कोबरा, आप जानते हो कि भारत का सबसे जहरीला सांप काट लिया है। 2 ही जहरीला है, करैत और कोबरा। करैत ज्यादा खतरनाक है और कोबरा उससे कम। अगर कोबरा काट लिया, अरे भारत की बात कर रहे हैं भैया, हम बोल रहे हैं, हमारा शब्द सुनो। भारत में अगर कोबरा और करैत काट ले, तो कोबरा अगर आपको काट लिया है या करैत, तो आप जिसको काटा ये मत बताओ कि करैत और कोबरा काट लिया, ये सबसे जहरीला सांप है भारत का, मर जाएगा बेचारा ना, हार्ट अटैक से मर जाएगा। उसको बताओ डायरेक्ट डेढ़ा काटे, चला माठा हल्दी पी ले। तो जब आप उसको इधर उधर कर लोगे ना, बहला फुसला लोगे, तो उसका दिमाग बढ़ जाएगा। और जब दिमाग, सबसे मेन काम, 80% लोग तो किससे मर जाते हैं? हार्ट से, डर से, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक होता है। हीमोटॉक्सिक माने हीमोग्लोबिन, और रक्त को ही जमा देगा। जैसे ही आप सोचना चालू किए, तंत्रिका तंत्र डैमेज हुआ, आपका ब्लड जमा, आप मर गए ना, रक्त क्या हार्ट अटैक आ जाएगा। तो आप किसी को डराओ मत, कहीं दे डरा रहा देखा है, वो डरा आवे पकड़ के धरे ही, घबरा मत, चला आराम से लई चला है, रहा दियार है, माटार दी पिया देना है, बस कर सही हो जाए। अच्छा ना ही तो आप मन बता, लई चल दिखाए दे ना, जानते रहो कि सांप जहरीला हुआ ऐसे अरे यार ये पीलो हो जाए सही जाना, लेकिन ले जाए अपने मित्र के कहे रहने, ले जाए जरूर बा, वो नहीं मत बताओ। जिसको काटा है उसको आप मत बताओ कि काट ले बा, जे अपने मित्र के कह दिन के बहुत जहरीला सांप काटे बा, इनको काट लिया है, आप क्या करो, आप हम मना करेंगे तब भी आप लेके जाना दिखाने, कह अरे यार डेढ़ा काटे बा, मत जा, रुक कुछ नहीं खतरा बा, यहीं रह दे, हम बताओ थे ना, माठा हल्दी पीले सही हो जाए। ओकरे बाद उन्हें सहेजे रहा, अरे अच्छा दिखाई दे, अरे 100 रुपया 200 जा के दिखाई, तब उसके मन में तसल्ली रहेगा, ना मर गया बेचारा ना। एक बार हम कहीं सुने थे कि आदमी
मड़हा पहले छवात रहा ना, मड़हा छावत रहा तो छान लगत रहा। छान माने जो रहर नहीं है, रहर का जो ऊपर वाला डंठल ऐसे पतला पतला निकला रहता है, रहर मान लो, इसमें ऐसे पतला पतला निकला रहता है। इसको क्या करते हैं, भे देते हैं ना, भिगो देते हैं गढ़े में, चहला वाला रख के, फिर एक 2 दिन बाद निकाल के और जोन बा के तोड़ के एक मोड़ देती, मोड़ के मढ़ावा बांधत रहे। हम बांधत रहे पहले, मढ़ा बांधे ही ना, तो मढ़ा को आप नीचे से बांध। अब कोई आदमी क्या किया, वो देखा नहीं, सांप को शायद बांध दिया था। और रात, हाँ पता नहीं ये सही है कि गलत है, ये हमको नहीं पता, लेकिन कोई बता रहा था कि वो सांप को बांध दिया था। आप सुने भी होंगे सांप को, उसको कुछ नहीं हुआ। जब सुबह जाके देखा तब मर गया हार्ट अटैक से, कि हमको काटा भी होगा। अब ये भ्रम है, रियलिटी है कि गलत है, ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना हमने सुना है कहीं, तो समझ लो, ये समझ गए। हाँ, अब सोचो रात भर नहीं मरा बेचारा, सुबह मर गया ना। अब सोचो, अब देखा कि बाप रे हम सांप बांध रहे, का मतलब काटे हुए साफ हो गया, समझ गए। तो ये है। अब देखो प्लाज्मा के विषय में हमने सब कुछ देख लिया, जो पॉसिबिलिटीज थी सब। अब हम लोग देखेंगे किसके विषय में, रुधिराणु या रुधिर कणिकाएं। देखो रुधिराणु दिया है या रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, रुधिरा, अब इसी को रुधिराणु कहते हैं, रुधिराणु ना। ये 3 पार्ट में होता है। एक को कहते हैं RBC, एक को कहते हैं WBC, और एक को कहते हैं प्लेटलेट। देखो इसको RBC को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइड, या हिंदी में इसे कहते हैं रेड माने लाल, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। रेड ब्लड कार्पल्स होगा क्या, रेड ब्लड कार्पल्स ना, लाल रक्त कणिकाएं। WBC को व्हाइट ब्लड कार्पल्स ना, कार्पल्स। और तीसरा है, इसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट, ठीक, ल्यूकोसाइट। और इसको कहते हैं थ्रम्बोसाइट, देख लो एक बार, थ्रम्बोसाइट, ठीक। और यही थ्रम्बोसाइट प्लक का निर्माण करता है। जब फाइब्रिनोजन, जब हम लोग रक्त का थक्का देखेंगे ना, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन जो हैं, इसी को जाके एक्टिव करेंगे। सो मत, चलो उठो, कट गया है, चलो उठो ना, तो ये उठ जाएगा। कौन उठेगा, थ्रम्बोसाइट, और थ्रम्बोसाइट थ्रोम्बिन बना देगा, और थ्रोम्बिन प्लक का निर्माण करेगा। थ्रोम्बिन प्लक मतलब फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन मिल करके इसको थ्रोम्बिन को जगह उठा भाई, उठा कटा भाई, उठा, तो उठ यही है एकदम टन्ना है, कौन है रे ना। तो उठ करके क्या, अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो ये जाके वहां क्या करेगा, थ्रम्बोप्लास्टिन बना देगा, यानी लेयर बना लेगा। अभी देखेंगे जब स्कंदन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, जहां जो पढ़ना है वही पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। इधर RBC, WBC और प्लेटलेट्स, यानी रुधिर जो कणिकाएं हैं, जो कितना परसेंट थी, 45, जो कितना परसेंट थी, 45%। उसमें 3 चीजें पाई जाती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट, RBC, WBC और प्लेटलेट, RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC को कहते हैं रेड ब्लड कार्पल, लाल रक्त कणिकाएं, ये कणिका के रूप में होता है, उत्तल दर्पण की तरह। उत्तल लिखा होगा, कॉन्वेक्स देखो या कॉनकेव लिखा होगा, देख लो एक बार, ठीक। तो RBC, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये देखो कितना होता है, 45 से 50 लाख या 55 लाख या लाख प्रति क्यूबिक मिली, लाख, हाँ, प्रति क्यूबिक मिमी, देखो प्रति क्यूबिक मिमी, प्रति क्यूबिक मिमी, यम लिख दे रहे हैं ना। यह
45 से 50 लाख होता है। यह इन तीनों में सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा कौन होता है? आरबीसी। सबसे रक्त कणिकाओं में सबसे ज्यादा कौन होता है? आरबीसी। यह 45 से 50 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होता है। इसी आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का रंग लाल। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लाल रक्त क्यों होता है? हीमोग्लोबिन ये कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में। तो हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल, लेकिन केचुए का न रक्त लाल नहीं हो, हीमोसाइनिन की वजह से। हीमोसाइनिन। तो केचुए में क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन। ना हाँ, व्हाइट होता है ना हीमोसाइन। हीमोलिम्फ की वजह से कांकरोच का रंग कैसा होता है? सफेद। तो व्हाइट। ठीक, तो हीमोसाइनिन, हीमोलिम्फ, ठीक, ये सब की वजह से। अब यहाँ आरबीसी को समझ में आया? 45 से 50 लाख प्रति क्यूबिक मिमी। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल। और यहाँ देख लो, इसी हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब होता है आयरन। हीम का मतलब आयरन। इस आयरन देखिए, ये पुरुषों में ज्यादा। पुरुष में क्या होता है? ज्यादा। पुरुष में ज्यादा और महिला में कम। ज्यादा होगा और महिलाओं में कम। महिला में क्या होता है? कम। यही कारण है कि पुरुष क्या होते हैं? शारीरिक रूप से मजबूत। पुरुष शारीरिक रूप से मजबूत क्यों होते हैं? आयरन की वजह से। ये कहाँ पाया जाता है? हीमो। याद करिए, महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम। तो कम होता है, तो इसका मतलब उसमें आयरन भी कम होगा। और जब आयरन कम होगा तो ऐसी स्थिति में उनका शक्ति भी कम होगा। यही कारण है कि एक पुरुष 18 साल का और एक महिला 18 साल का लड़ जाए तो कौन जीतेगा? जो टी पार 3-4 नहीं ना गिरा। तो ये समझ गए? तो यानी हीमोग्लोबिन। अब ये मत सोचना कि 18 साल का ही जाए कि एथलीट से लड़ जाएगी। कोई महिला जो एथलीट है उससे लड़ जाओगे। जैसे अभी हैं कौन कौन है ना, साक्षी मलिक कौन कौन है, उनसे पता चला लड़ गया, सोचा बहादुर है। हमारे यहाँ गल लड़ाई तो उठा पटक के तोड़ तार देंगे गोड़ा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो समझ गए? तो 45 से 50 लाख। 45 से 50 लाख। इसे रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक, इसका जीवन काल कितना दिन? हाँ, ये जीवन काल इसका, हाँ, जीवन काल 120 दिन। 120 दिन। हाँ, और इसका निर्माण होता है बोन मैरो में। निर्माण देखिए, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। बोन मैरो ये 120 दिन बाद जाता कहाँ है? स्प्लीन में। 120 दिन, ये 120 दिन तक जीवित रहेगा। उसके बाद ये कहाँ जाता है? स्प्लीन में। स्प्लीन को रेड ब्लड सेल्स का कब्रगाह कहा जाता है। कब्रिस्तान, कब्रगाह, स्प्लीन। ये कहाँ जाएगा? स्प्लीन में। स्प्लीन यानी हिंदी में कहेंगे प्लीहा और तिल्ली। और ये हाँ तिल्ली कहलाता है। ये कहाँ? कब्रिस्तान कहलाता है। किसका? रक्त का, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह। कब्रगाह कहलाता है। कौन? कब्रगाह में किसको रखा जाता है? आदमी को। तो यहाँ, अरे वो वाला कब्रगाह ना, आदमी को। तो यहाँ वाले कब्रगाह में लाल रक्त कणिका, जो लाल रक्त कणिका 120 दिन के बाद क्या हो जाती हैं? जैसे आप लोगों में भ्रम है कि हम अगर खून दे देवे तो क्या हो जाए? कम हो जाए। ये गलत है। खून देने से कम नहीं होगा। ब्लड एक समय के लिए हो जाएगा, लेकिन ये निर्माण होता रहता है बोन मैरो में। आपके अस्थि मज्जा आप जानते हैं, जो अस्थियों का रेड वाला भाग होता है। जब बच्चा छोटा रहता है तो लीवर के मेसोडर्म में, उसके बाद जब भ्रूण से बाहर होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी हड्डियां जो होती है ना, पूरा हड्डी, ये यहाँ से मान लो पूरी हड्डी है, ये देख लो, ऐसे करके मान लो हड्डी है, ये हाथ का हड्डी बना दिए, तो इसमें पूरा रेड कलर होता है। जब छोटा बच्चा रहता है तब पूरा का पूरा, ये पैदा होने की बात बता रहे हैं, पूरा का पूरा क्या रहेगा? रेड कलर। यानी इस सब जगह निर्माण होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी वयस्क होगा, ये रेड कलर घसकता जाएगा, यहाँ येलो कलर आ जाएगा। कौन सा कलर? येल्विश कलर आता चला जाएगा। तो यही निर्माण होता है क्या?
ये अच्छे से दिख जाएगा। आप कोई चिकन खाते हो या कहीं पशु मरे हो तो वहां आप देखोगे ना तो उसके पैर में यहाँ जगह लाल लाल दिखेगा, तो वही है क्या, बोन मैरो। वहीं पे निर्माण होता है किसका, रक्त का। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। अस्थियों के बोन माने हड्डियों के बोन मैरो में। ये क्या है, हड्डी का बोन मैरो, हड्डियों का बोन मैरो, हड्डियों का बोन। और देखो इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसमें केंद्रक नीचे दिख रहा है, यहाँ देखो एक लाइन दिखेगा, यहाँ आ जाएगा। इसमें केंद्रक नहीं आ रहा, छोड़ो। अरे यहाँ देख लो, यहाँ इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो इसको तो बोल ही दिए थे ना। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। जबकि ऊंट और लामा नहीं पाया जाता। और यही पूछता है न, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि ऊंट और लामा की कोशिकाओं के आरबीसी में केंद्रक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खूब पूछता है। कहाँ, ऊंट और लामा। अरे लामा होता है यार, डालोगे भी आ जाएगा ना, बकरी की तरह दिखता है, बकरी की तरह व्हाइट कलर का। अभी देखो लामा डालो, आ जाएगा, दिखा दे रहे, फिगर डालो ना। तो इसी को कहते हैं ऊंट और लामा। ऊंट और लामा की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। आप लिख लो, इसमें केंद्रक पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाता है, पाया जाता है। और किसी के आरबीसी में ये नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट और लामा की कोशिकाओं में केंद्रक किस और हम लोगों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा। हम लोगों का आरबीसी केंद्रक विहीन है, लेकिन जो ऊंट और लामा उनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाए। ये प्रश्न पूछता है, इनमें से किसकी कोशिका में केंद्रक, लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट दिया रहेगा, मनुष्य दिया रहेगा, कुत्ता दिया रहेगा, बिल्ली। ए विकल्प या बी विकल्प पे रहेगा, तो किसमें, ऊंट। ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और गधा और लामा के आरबीसी में भी केंद्रक। उतार लो अब इसको। अब देख लिए, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं क्या, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी कंप्लीट हुआ, डब्ल्यूबीसी पढ़ लें, फिर क्या पढ़ लेंगे, प्लेटलेट ना। ध्यान से सुनना, इन सभी का निर्माण होता कहाँ है, बोन मैरो में। कहाँ, बोन मैरो में। ध्यान से सुनना, इन सब का निर्माण होता है बोन मैरो में। तो देखिए, अब हमको देखना क्या है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। कौन, व्हाइट ब्लड, अंग्रेजी देखना अपना, ब्लड कार्पल, व्हाइट ब्लड कार्पल यानी श्वेत रुधिर, श्वेत रुधिर कणिकाएं, जैसे भी लिखा होगा आप देखना ना। पहले श्वेत रुधिर कणिकाओं के विषय में समझ लो। यह कितना होता है, यह केंद्रक रहित होता है, केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया। लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जा रहा था, नहीं। इसमें केंद्रक पाया जाता है, तो इसमें केंद्रक पाया जाता है। दूसरा, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिस वजह से इसका रंग सफेद होता है, तो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। इसी वजह से इसका रंग सफेद होता है, समझ गए। इसी वजह से इसका रंग क्या होता है, सफेद। इसकी संख्या होती है 4,500 से या 5,000 से 11,000 तक, 5,000 से 11,000, ठीक। ये 11,000, 1100 लिख दिए क्या, 11,000 ना। इसका जीवन काल होता है 1 से 2 दिन। जीवन काल, जीवन काल कितना, जीवन काल 1 से 2 ना। इसका भी निर्माण कहाँ होता, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा बता ही दिए हैं, बोन मैरो। अब आप इतना तो बेसिक चीज है जो आपको जानना, इसे शरीर का पुलिसमैन कहते हैं, पुलिसमैन।
पुलिसमैन, इसे शरीर का पुलिसमैन कहते हैं। ठीक, ये याद करके रखिएगा, ये शरीर का पुलिसमैन है। कहीं भी कुछ हुआ, कहीं भी कोई बीमारी आई, इसमें इस पुलिसमैन इसमें टी लिम्फोसाइट पाया जाता है। टी लिम्फोसाइट सेल, टी सेल याद कर लो, टी लिम्फोसाइट सेल होता है, यही सबको मारने का काम करता है। अगर यही डैमेज हुआ, एड्स जो होता है ना, HIV वायरस, HIV वायरस, HIV इतना होशियार है, इसी को आके क्या करता है, डैमेज। और ये डैमेज हो गया तो आपको बुखार भी आएगा ना, तब भी सही नहीं होगा, क्योंकि मारने का काम कौन कर रहा था, टी सेल, और टी सेल ही गड़बड़ हो गया। तो अब कोई भी छोटी मोटी बीमारी चाहे जो आए, कुछ भी ठीक नहीं कर पाएगा आपका शरीर, क्योंकि शरीर मारने का काम कौन कर रहा था। बुखार क्या है, बुखार कुछ है नहीं, आपके शरीर में जब कोई जीवाणु कीटाणु घुस जाते हैं ना, तो उसको मारने के लिए आपका शरीर अपना ताप क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। शरीर जब ताप बढ़ाता है तो जो अगर छोटे मोटे हल्के कीटाणु हैं तो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगर नहीं थोड़ा सा खतरनाक है तो मरते नहीं है। स्प्लीन प्रभावित हो जाता है मलेरिया में, आपको बहुत ठंड लगती, हम बताएंगे स्प्लीन कैसे, जब स्प्लीन पढ़ाएंगे तब मलेरिया बता देंगे। ठीक, टी लिम्फोसाइट, ये है व्हाइट ब्लड, यानी रक्त श्वेत रुधिर कणिका, इसे पुलिसमैन कहते हैं। इसमें केंद्रक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिस वजह से इसका रंग सफेद होता है। यह 5000 से 11000 होता है। ठीक, यह अनियमित आकार का होता है। कैसा, अनियमित, अनियमित आकार का होगा ये, अनियमित, यह अनियमित आकार का होता है। अब हम इसके प्रकार देखते हैं। यह अनियमित आकार का होता है, इसके दो प्रकार हैं। पहले इतना आप उतारो, जगह नहीं बचेगा, हम जल्दी से फिर दो प्रकार इसका लिखते हैं। चलो अब ध्यान से सुनो अगला। अब WBC के प्रकार, WBC के प्रकार, WBC को हम कहते क्या हैं, ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइट, WBC को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। तो इसके प्रकार हो जाएंगे दो, एक कणिकामय और एक कणिका रहित। कणिकामय रुधिराणु ना, कणिकामय श्वेत रुधिराणु, श्वेत तो है ये है ना, श्वेत रुधिराणु, और अगला कणिका रहित श्वेत रुधिराणु, कणिका रहित श्वेत रुधिराणु। कणिकामय और कणिका रहित। इसको कणिकामय क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें कणिकाएं पाई जाती हैं। कणिकामय से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कणिकाएं पाई जाएंगी, कणिकाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं। इसके जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें कणिकाएं पाई जाती हैं, देखो लिखा होगा, इसके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं विकसित होती हैं, जिस वजह से इसे क्या कहते हैं, कणिकामय। यानी इसके कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य दिया है कि दूसरा कुछ, कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाएंगी, इसीलिए इसे कहते हैं कणिका, कणिकाएं पाई जाएंगी, इसीलिए इसको कहते हैं कणिकामय ना। ठीक, हाँ, और यह अब इसके देखिए, इसके भी प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार, 3 प्रकार, तीनों के नाम हम यहाँ लिख रहे हैं, पहला, दूसरा और इधर तीसरा। 3 प्रकार होता है इसका। इसका पहला प्रकार कहलाता है इस्नोफिल्स, देखो यहाँ दिखा भी दे रहे हैं, लाओ इधर कहाँ गया, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, लाओ यही है, देखो ये दिख रहा है खूब अच्छे से, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये बना है ना, देखो ये है, ये पूरा इसी में है, देखो इस्नोफिल्स ये वाला, ये बेसोफिल्स और ये न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को कहते हैं उदासीन रागी कोशिका, बेसोफिल्स को कहते हैं बेस रागी कोशिका ना, और इस्नोफिल्स को कहते हैं इस्नोसीन रागी कोशिका। ठीक, तो ये 3 है, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जो कणिकामय है कितने प्रकार का है, 3, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रो। इस्नोफिल्स जो है देखो हम लिख रहे हैं, इस्नोफिल्स, हाँ इस्नोफिल्स अगर ये बढ़ गया तो आप लोग सुनते होंगे किसी आदमी को, इनको इस्नोफिलिया है,
सुने हैं, इस्नोफिलिया है इनको। आप जानते हैं नाक हमेशा बहता रहेगा या कुछ ऐसा होता है कंडीशन, तो उसको कहते हैं इस्नोफिलिया। इस्नोफिलिया में ठंडी चीजों को मना कर दिया जाता है, आप ठंडा सामान मत खाइए, तो इसी वजह से हो जाता है क्या, इस्नोफिलिया। ये दो काम करता है, यह एलर्जी से बचाता है। जैसे आपने कुछ खा लिया, एलर्जी हो गया, तो एलर्जी से बचाता है कौन, एलर्जी से बचाना। एलर्जी से बचाने का काम कौन करता है, इस्नोफिल्स। और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कौन करता है, इस्नोफिल्स ना। ये दो काम करेगा, रोग से, एलर्जी से बचाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेगा। ठीक, टाइम हो गया है, कल हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। देख लो, लिखना हो तो लिख लो, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और ये भी दो प्रकार का ना, ये कितने प्रकार का, दो। पूरा लिखना चाहो तो लिख लो, इस्नोफिल, बेसोफिल, बेसोफिल और क्या, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक, और ये वाला दो हो जाएगा। इसके कितने प्रकार, दो। इसमें लिखेंगे, देखो ये कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती, इसके दो होते हैं, हाँ, लिम्फोसाइड और मोनोसाइड। लिम्फोसाइड याद करिए, अभी आपको बताए थे, टी लिम्फोसाइड यही विकसित होता है, बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड। और मोनोसाइड, ये दोनों हम लोग कल पढ़ेंगे। हाँ, कल हम लोगों को इसको देखना है, सब के विषय में कल हम समझेंगे। ठीक, आज बस उतार।